आज का हमारा टॉपिक है स्कोलियोसिस। क्या होती है स्कोलियोसिस? बहुत कॉमन नाम तो मतलब सबने ही सुना होता है ना कि यस स्कोलियोसिस सर। स्कोलियोसिस डेवलप हो गई, स्कोलियोसिस हो गई, स्कोलियोसिस हो गई। आज हम इसको कंप्लीट समझने की कोशिश करेंगे कि क्या स्कोलियोसिस होती है, कितने क्लासिफिकेशन में होता है, अगर किसी में स्कोलियोसिस है तो उसे कैसे देखेंगे, कैसे हम समझेंगे कौन सी साइट की है, कैसे मेजर करेंगे कितने डिग्री पे क्या रहेगा, कब हम समझेंगे कि अच्छा इतने पे इसका फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट हो सकता है, नहीं इसके बाहर हो गया अभी ऑपरेटिव से ठीक होगा, ये पेशेंट हमारे हाथ में है कि नहीं है, इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पेशेंट तो सब आ जाएंगे, स्कोलियोसिस के पेशेंट आ गए आपके पास। आप कैसे डिसाइड करोगे कि ये पेशेंट को मैं ठीक कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? हम ये सोच के तो नहीं कर देंगे कि यार हमें तो सिर्फ पैसे चाहिए और ट्रीटमेंट स्टार्ट। हमें ये पता होना चाहिए कि हम ये पेशेंट को ले रहे हैं, इसकी दो कंडीशन, पहली बात कि इसको जो स्कोलियोसिस हो रही है उसका रीजन क्या है, और दूसरी चीज कि कितनी है, डिग्री क्या है। तो उन सब की बात आज हमें उसको ओवरऑल कंसेप्ट में है, बहुत छोटी चीज, लेकिन आज हम इसको इतना बड़ा और इतना ब्रॉड वे में समझने की कोशिश करेंगे कि इसके हर पॉइंट को टच कर जाए कि आपको लाइफ लॉन्ग मतलब कोई भी स्कोलियोसिस के अंदर तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। क्या होती है स्कोलियोसिस? स्कोलियोसिस इज द साइडवेज कर्वेचर ऑफ द स्पाइन। सिंपल डेफिनेशन है, साइडवे कर्वेचर। क्या हो जाता है कि हमें पता है हमारी स्पाइन का कर्वेचर अगर हम अपना पीछे से देखें, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, बिल्कुल स्ट्रेट होती है ना, स्ट्रेट लाइन बिल्कुल सीधा होता है। कर्वेचर पीछे से देखें, बस वही कर्वेचर अगर एक साइड क्या हो जाए, टिल्ट हो जाए। अब किधर टिल्ट होगा? मन ने टिल्ट बोला तो तुरंत क्वेश्चन आ गया, सर कहाँ टिल्ट होगा, थोरेसिक में होगा कि लंबर में होगा कि सर्वाइकल में होगा? पहली चीज। दूसरी चीज, अगर होगा तो लेफ्ट होगा कि राइट होगा? तीसरी चीज, कितना होगा? और चौथी चीज, क्यों होगा? और पांचवा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि वो क्या क्या अफेक्ट करेगा। तो इन सारे क्वेश्चंस को हम एक एक करके सॉल्व करते चलेंगे। तो अभी हमारा क्वेश्चन ये है कि सिंपल आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज स्कॉलेज, तो अपन क्या बोलेंगे कि सर स्कॉलेज इज द साइड वे यानी किसी भी साइड, लेफ्ट या राइट, साइड वे कर्वेचर ऑफ द स्पाइन, हमारे स्पाइन का साइड वे कर्वेचर। तो आपसे पूछेगा अच्छा साइड वे कर्वेचर तो पहले क्या कर्वेचर था? सब पहले स्ट्रेट लाइन होता है। कौन से प्लेन में? इनकी हम अभी आगे बात करेंगे, आपको डिफरेंट ये भी बताऊंगा। आज मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि आपके पास अगर पेशेंट आ रहा है तो आप कौन सा एक्सरे करने को भेजोगे तब आपको, क्योंकि आपको पता है कि स्पाइन का हमारा और कर्वेचर भी होते हैं जिसमें हम लोडोसिस काइफोसिस देखते हैं, इसको हम अलग एंगल से देख रहे हैं। जब हम इसको लेटरल एंगल से देखेंगे तब हमें कर्वेचर अलग नजर आएगा। तो कौन से एक्सरे करने भेजना है, काइफोसिस में कौन से एक्सरे करवाओगे, है ना, कौन से प्लेन में देखोगे, क्या करोगे, तो उन सारी चीजों को भी आज हम एक एक करके कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो स्कॉलियोसिस इज द साइड वे कर्वेचर ऑफ द स्पाइन। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये बना कि सर ठीक है, हो गया, अब ये बताओ कि सर लेफ्ट साइड होता है कि राइट होता है, लंबर में होता है कि थोड़ा सा? हमने पहला क्वेश्चन यही पुटअप करा था, तो अब इसी इसी का आंसर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये देखो, एक हमारा कर्वेचर होता है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। अब क्या होता है कि हम जानते हैं अगर अब इसको ये चार पार्ट में डिवाइड होता है, कौन कौन सा? सर्वाइकल, ये हम कहां से देख रहे हैं, थोरेसिक, लंबर, और नीचे हमारा सैक्रम। ये मैं कहां से देख रहा हूं? ये मैं बिल्कुल इस तरीके से देख रहा हूं कि आप एकदम मेरे सामने खड़े हैं बैक करके, मैं आपके बैक को देख रहा हूं, आपके लिटरली नहीं देख रहा हूं। अगर मैं आपके लिटरली देखता तो आपका कर्वेचर किस तरीके से दिखेगा? इस तरीके से। आप अपने आप को लिटरली खड़े करके देखिए। जैसे पहले इस चीज को समझ लेना, अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाए तो अभी आगे बहुत कंफ्यूजन होने वाली है, क्योंकि 90% लोग इसी कॉन्सेप्ट के बाद फिर स्कॉलरशिप का खराब कर जाते हैं, चीजें गड़बड़ कर जाते हैं। जैसे अभी आप मुझे देख रहे हो, ठीक है, सिंपल सी चीज, मैं आपके सामने हूं, मैं आपसे बोलूंगा कि मुझे आप कैसे देखोगे कि मुझ में स्कॉलरशिप है कि नहीं, कैसे? एक सेकंड रुकना, जस्ट अ सेकंड। इसका, ये आप लोग को मेरा विजुअल क्लियर है क्या? नो सर। वेट, अगर आपके पास, मैं सपोज आपके पास पेशेंट आया तो आप मुझे कैसे स्कॉलरशिप चेक करोगे, कहाँ मुझे मुझे किस तरीके से अपने आप देखोगे? तो आप मुझसे क्या बोलोगे कि आप उल्टे खड़े हो जाइए। उल्टे कैसे? कि मैं, आप अगर मैं आपके, तो मैं अगर डॉक्टर हूं तो मैं अपने आप
अगर आप डॉक्टर तो आप मेरे पीछे खड़े हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप मुझे बैक से देखेंगे, तब आपको नजर आएगा स्कोलियोसिस। क्यों? क्योंकि बैक से मेरी जो स्पाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, अगर उसमें कोई कर्वेचर चेंज होगा लेटरली, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, साइड बेस, साइड या तो इस तरफ या इस तरफ, अगर मेरा कर्वेचर ऐसे शिफ्ट हो गया तो उसको हम स्कोलियोसिस कह देंगे। अगर वही कर्वेचर अगर आप मेरे लेटरली आके देखोगे कि मेरे इधर बगल में खड़े हो गए और मुझे फिर बगल से देखोगे तो आपको मुझे आपके अंदर मेरा कौन सा कर्वेचर नजर आएगा, आप देखोगे अच्छा सर्वाइकल में नजर आ रहा है गैप, आपको सर्वाइकल में एक गैप नजर आ रहा है, फिर थोरेसिक का कर्व इस तरीके से हो रहा है, फिर लंबर का कर्व इस तरीके से हो रहा है, फिर स्पाइन तो इस तरीके से हो रहा है कि सर्वाइकल में देखो, सर्वाइकल में कर्व किस तरीके से होता है, इस तरीके से ये होता है, पीछे गैप होता है हमारे, सर्वाइकल का कर्व है, फिर थोरेसिक का कर्व इस तरीके से होता है, देखो थोरेसिक पे हम्प बनता है, फिर लंबर पे आके देखो फिर कर्व कैसा हो जाता है, लंबर पे आके फिर इस तरीके से कर्व हो जाता है लंबर पे, फिर गैप बनता है, फिर सेक्रम पे इस तरीके से। तो यही ये जो कर्व होता है, ये वाला कर्व आपको दिखाता है क्या, काइफोसिस अगर डेवलप होगी, काइफोसिस बाद में पढ़ेंगे हम, काइफोसिस और लॉर्डोसिस बाद में पढ़ेंगे, वो इस कर्व से देखा जाएगा, साइड लेटरल व्यू से, लेटरल व्यू। और बैक व्यू से कौन सा देखा जाएगा, बैक व्यू से देखा जाएगा आपका स्कोलियोसिस, ठीक है, जस्ट अ सेकंड। लेटरल व्यू से कौन सा देखा जाएगा। अब सबसे पहली चीज मैं बिल्कुल बेसिक क्लियर कर दूं कि आपको प्लेन, देखो प्लेन तो आपको पता है ना कि बिल्कुल फर्स्ट ईयर में सब कुछ पढ़ाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं, तीन प्लेन होते हैं, कौन कौन से होते हैं। पहला होता है कोरोनल और फ्रंटल प्लेन। कोरोनल ऐसे याद करो, कोरोनल यानी क्राउन, क्राउन कैसे पहनते हो आप, इस तरीके से, इस तरीके से रखते हैं क्राउन। तो फ्रंटल प्लेन वो आपको दो पार्ट में डिवाइड करता है, कौन सा, फ्रंटल और बैकवर्ड, यानी आपकी बॉडी दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है, आगे की तरफ और पीछे की तरफ। दूसरा प्लेन कौन सा होता है सर, दूसरा प्लेन होता है सजाइटल प्लेन, वो इस तरीके से होता है, वो किस में डिवाइड करता है, लेफ्ट बॉडी राइट बॉडी। और थर्ड होता है प्लेन ट्रांसवर्स प्लेन, जो ऊपर और नीचे डिवाइड करता है। अब यहां से दिमाग लगाओ कि आप किसी को एक्सरे करने के भेजोगे तो कौन से प्लेन में एक्सरे लिख के भेजोगे कि सर इसका कौन से प्लेन में करिए। स्कोलियोसिस कहां से देख रहे हो, पीछे से, यानी बॉडी एच में आप कौन सा प्लेन बोलोगे सर, कोरोनल प्लेन, फ्रंटल प्लेन, कोरोनल का ही फ्रंटल प्लेन बोलते हैं, तो सर हम स्कोलियोसिस देखते हैं कोरोनल और फ्रंटल प्लेन में, क्योंकि बॉडी बॉडी उसी में तो आगे पीछे दिख रही है। आप मेरे पीछे खड़े, या तो आप मुझे आगे से देखो तो भी आप कोरोनल प्लेन बोल दोगे, या पीछे से खड़े हो गए मेरे तो भी आप क्या बोलोगे, कोरोनल प्लेन या फ्रंटल प्लेन। और वही मैं आपसे बोलूं काइफोसिस या स्कोलियोसिस, तो सर बोलोगे मैं आपके लेटरल में, यानी आपके सजाइटल प्लेन, क्योंकि अगर आप लेटरल में खड़े हो गए तो यानी मेरी बॉडी लेफ्ट और राइट दो में डिवाइड हो गई। तो आप अगर आप मेरे लेटरल खड़े होकर देख रहे हो तो कौन से प्लेन से देख रहे हो, मुझे आप सजाइटल प्लेन से देख रहे हो। तो जब आप एक्सरे देखोगे तो सजाइटल प्लेन वाला एक्सरे कराओगे पेशेंट का, अगर काइफोसिस और लॉर्डोसिस देखनी है, और स्कोलियोसिस देखनी है तो कौन सा, फ्रंटल प्लेन से, ठीक है। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा, अब आगे चल के ऐसा होता है कि जब स्कोलियोसिस दिखते हैं तो दोनों प्लेन करवा लेते हैं, कोरोनल भी और सजाइटल भी, क्यों, इसकी बात करेंगे आगे, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि हमारा ये जो नॉर्मल स्पाइन थी इसका कर्वेचर कैसा हो जाता है, इसका कर्वेचर अगर ऐसा था, अगर थोरेसिक पे, अगर थोरेसिक पे हुई तो इस तरीके से, बाकी अगर लंबर ठीक है तो लंबर बिल्कुल नॉर्मल। ये किस साइड का, इससे कर्वेचर किस साइड चला गया, राइट साइड, तो इसे क्या बोलोगे सर, राइट साइड की स्कोलियोसिस। लेफ्ट साइड की कैसे, इस तरीके से, अगर कर्वेचर। अब इसकी देखो पहचानने, आज आपको सबसे बड़ी पहचानने की चीज सिखाता हूँ कि पेशेंट हम नहीं पहचान पाते कि सर ये राइट साइड की स्कोलियोसिस है कि लेफ्ट साइड की, पहचान मैं बाद में बताता हूँ, पहले दो तीन चीजें बता देता हूँ कि स्कोलियोसिस दो ही तरफ तो हो सकती है, या तो राइट साइड या लेफ्ट साइड, इस और कोई तीसरी डायरेक्शन तो है नहीं। तो राइट साइड और लेफ्ट साइड, अभी हम थोरेसिक लंबर की बात नहीं कर रहे कि थोरेसिक में होगी कि लंबर में होगी, नहीं, अभी हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि राइट साइड हो सकती है, लेफ्ट साइड। राइट साइड अगर स्कोलियोसिस होगी तो उस स्कोलियोसिस को क्या बोलते हैं, अगर राइट साइड, अभी मैं बताऊंगा कि राइट साइड कैसे आप देख के बता सकते, पेशेंट देख के बता दोगे अच्छा ये राइट साइड की, एक्सरे में भी देख के बता दोगे, मैं दोनों मेथड बता दूंगा, एक्सरे में भी कैसे देख के समझोगे और उसमें भी कैसे समझोगे, फिजिकली अगर पेशेंट सामने एक्सरे नहीं है तो कैसे बता दोगे किस साइड की स्कोलियोसिस है। राइट साइड वाले को बोलते हैं डेक्स्ट्रो, DEXTRO, डेक्स्ट्रोस्कोलियोसिस, और लेफ्ट साइड वाले को क्या बोलते हैं, लीवोस्कोलियोसिस। ये आता है एक्सरे में या MRI में लिखा होता है पेशेंट को डेक्स्ट्रोस्कोलियोसिस है। अब आपको पता नहीं कि डेक्स्ट्रोस्कोलियोसिस मतलब राइट साइड स्कोलियोसिस, तो क्या ही ट्रीटमेंट करोगे, अगर आपको यही नहीं पता कि किस साइड की स्कोलियोसिस है तो ट्रीटमेंट कैसे करोगे। अभी ट्रीटमेंट में बहुत बेसिक ट्रीटमेंट इसका बताऊंगा, जो अगर आपने आज समझ लोगे तो आप बहुत जल्दी इस पेशेंट को, ऐसे पेशेंट पे जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो आज आपको बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा, ठीक है।
तो राइट साइड की होती है डेक्स्ट्रोस्कोलोसिस, लेफ्ट साइड वाले को बोलते हैं लीवोस्कोलोसिस, ये नाम है, ठीक है। अब याद रखना कि जो मोस्ट कॉमन स्कोलोसिस होती है वो डेट इज डेक्स्ट्रोस्कोलोसिस, यानी राइट साइड की जो स्कोलोसिस होती है वो सबसे ज्यादा कॉमन होती है एज कंपेयर टू लेफ्ट साइड की, पहली चीज। तो राइट साइड की लेफ्ट साइड की हमने नाम दे दिया कि सर राइट साइड वाले को बोलते हैं डेक्स्ट्रोस्कोलोसिस और लेफ्ट साइड वाली को बोलते हैं लीवोस्कोलोसिस। डेक्स्ट्रोस्कोलोसिस इज क्वाइट कॉमन देन, या फिर मोस्ट कॉमन देन लीवोस्कोलोसिस। अब याद रखना कि हमेशा जो राइट साइड वाली होती है वो मोर देन 90% आपके थोरेसिक में ही होती है, मोर देन 90% आपके थोरेसिक में ही होती है। और लेफ्ट साइड वाली है वो ज्यादातर मोर देन 60 to 70% आपके लंबर में होती है। यानी मैं एक सीधी सी बात, एक अगर ये तो मैंने परसा एक बेसिक फंडा बोल दूं तो राइट साइड वाली कहां पर शो होगी आपको, जनरली थोरेसिक में, और लेफ्ट साइड वाली अगर आपको जनरली शो होगी तो किस में, लंबर में। ये थोरेसिक में, क्योंकि थोरेसिक कर्वेचर और लंबर कर्वेचर। अब वो लोग इसे सर्वाइकल में क्यों नहीं, सर्वाइकल में नहीं नजर आती क्योंकि वहां 7 वर्टिब्राई होते हैं, पता ना 7 उसमें होते हैं, है ना। फिर आपके सबसे ज्यादा क्या थोरेसिक में, फिर आप बोलोगे लंबर में तो 5 ही होते हैं। फिर तो लंबर के वर्टिब्रा का साइज पता है कितना बड़ा होता है, एरिया देखो, सर्वाइकल का एरिया बहुत छोटा होता है जिसमें C1 C2 तो आपके ऊपर ही हेड में ही घुसे हुए होते हैं। तो बच्चे बिल्कुल छोटे से बहुत छोटा एरिया होता है तो वहां हो भी नहीं पाता, जगह भी नहीं होती। और ये क्यों होता है तो अभी मैं रीजन भी बता दूंगा। मसल्स पुल अप पावर वहां पर होती भी नहीं कि मसल्स एक साइड खींच रहे तो सर्वाइकल में एक साइड की स्कोलोसिस नजर आए, वो नजर आती है थोरेसिक और लंबर में, और सबसे ज्यादा नजर आती है थोरेसिक में, मेजरली नजर आती है थोरेसिक में। क्यों, क्योंकि अभी मैंने आपको बोला कि राइट साइड की ज्यादा कॉमन है, तो राइट साइड की सबसे ज्यादा नजर आती है। तो राइट साइड की सबसे ज्यादा नजर आने का मतलब क्या है कि थोरेसिक वाली सबसे ज्यादा नजर आती है, थोरेसिक में ही ज्यादा सबसे ज्यादा होती है और थोरेसिक वाली ही राइट साइड होती है। अभी याद रखना है सिंपल सा है कि राइट साइड वाली सबसे ज्यादा होती है जिसको डेक्स्ट्रोस्कोलोसिस बोलते हैं, लेफ्ट साइड वाली को लीवोस्कोलोसिस बोलते हैं। देखो दोनों एल एल है, लीवोस्कोलोसिस आल्सो स्टार्टेड विद एल, और ये लेफ्ट साइड की है, ठीक है। और देखो तीनों एल है, एल एल एल। ये ट्रिक याद रखना है कि लेफ्ट साइड वाले को लीवोस्कोलोसिस बोलते हैं और ये लंबर में कॉमन होती है। बस पहली चीज हमने यहाँ पर ये क्लियर कर ली। अब दूसरी चीज ये क्लियर करते हैं कि सर हम एक्सरे में कैसे पहचानेंगे कि ये राइट साइड की है क्या। चलो इससे पहले क्वेश्चन ये और पूछते हैं कि सर क्या ऐसा होता है कि सिर्फ थोरेसिक में, देखो ये क्वेश्चन जो मैं आपको बोलते जा रहा हूँ ना कि मैं पूछ रहा हूँ, इसका मतलब क्या होता है कि मैं जब भी यही कोशिश करता हूँ कि अगर आपके सामने कोई वाइवा ले रहा है कुछ ले रहा है उस तरीके से ही पुटअप करता है, तो मैं भी यही कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसे क्वेश्चन जानबूझ के रखता हूँ कि आपके दिमाग में बैठ जाए। बहुत बेसिक क्वेश्चन कि कैसे क्या होगा सर, क्या कि सिर्फ थोरेसिक में ही, अगर अगर थोरेसिक में हुई है तो क्या लंबर में नहीं होगी, लंबर में हुई है तो क्या थोरेसिक में नहीं होगी, क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों में ही हो जाए। या फिर क्या सर ऐसा हो सकता है, क्योंकि अभी तो सर आपने बोला कि ठीक है मैंने मान लिया कि सर थोरेसिक वाली राइट में, अभी आपने बोला कि लंबर वाली जनरली कॉमन होती है, लेफ्ट वाली लंबर में होती है, जो लंबर में है वो मोस्ट कॉमन होती है लेफ्ट साइड, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ही वो राइट साइड भी हो सकती है। तो कभी ऐसा हो सकता है कि थोरेसिक और लंबर दोनों में ही राइट साइड की हो जाए, दोनों में ही हो सकता है। तो ये सारी की सारी पॉसिबिलिटीज हैं सबका। आप देखो आपको दिखाऊं, अब जरा एक एक करके सबकी आप देखते चलिए। ये देखो ये सबसे अच्छा डायग्राम है। इसमें देखो थोरेसिक में कौन से साइड की दिखा दी, लेफ्ट साइड की। थोरेसिक में इसमें कौन से, लेफ्ट साइड की। इसलिए मैंने कहा था 90% राइट साइड होती है मगर लेफ्ट साइड भी होती है, इसलिए कोई भी बेसिक चीज ऐसे याद फंडा मत कर लेना, ठीक है। हाँ कोई आपसे ये पूछेगा मोस्ट कॉमन डेक्स्ट्रो वाली किस साइड होती है, तो आप बोलोगे सर राइट साइड होती है, लेकिन ये नहीं बोलोगे कि सिर्फ राइट साइड होती है, वो नहीं बोलना है, ठीक है। अब इस वाले में देखो, इस वाले में भी लंबर में क्या दिखा दिया, देखो लंबर आप किसका किसका दिखा दिया, लंबर भी इसने क्या दिखाया, लेफ्ट साइड। तो लंबर इसने, आपने बात ही करी थी कि लीवोस्कोलोसिस लेफ्ट साइड ज्यादा कॉमन होती है, ठीक है, और ये और लंबर में होती है, दिख रही है। अब इसमें देखो, इस डायग्राम में देखो कि इसमें दोनों में, इसमें थोरिको लंबर स्कोलोसिस, इसमें थोरिक्स और लंबर दोनों है एक ही, और लेकिन और दोनों सबसे अच्छी क्वालिटी देखो कि दोनों एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में, दोनों लेफ्ट साइड में। और अगला डायग्राम देखो कि कितना अलग है कि थोरेसिक और लंबर दोनों अलग अलग डायरेक्शन में। ये है कंबाइंड स्कोलोसिस, इसमें दोनों हो गए, थोरेसिक भी अफेक्ट है और लंबर भी अफेक्ट है। ये सबसे ज्यादा खतरनाक होती है बॉडी स्ट्रक्चर। इसमें आप खुद दिमाग लगा के देख लो, एक स्तर इस तरफ तो आपके इंटरनल ऑर्गन्स, मसल्स, पावर, क्या हालत होने वाली है। ये स्कोलिसिस सबसे ज्यादा खतरनाक स्कोलिसिस होती है। देखो राइट साइड का दिखाऊं, मोस्ट कॉमनली इस तरीके से होता है। ये देखो ये बिल्कुल रियल पेशेंट है। ये देखो ये आफ्टर ट्रीटमेंट का पिक छोड़ो, आप तो ये ट्रीटमेंट देखो जब उसको स्कोलिसिस है।
क्या दिख रहा है, ये देखो ये राइट साइड की स्कॉलिसिस है। अभी आप बोलोगे सर ये तो बॉडी है, समझ ही नहीं आ रहा कैसे समझेंगे, तो पहले इसको एक्सरे समझ लिया। अब मैं पहले एक्सरे वाला बता देता हूँ। ये देखो इसमें है राइट साइड की, देखो दिख रही है इस साइड की, इसमें अगर आप देखोगे तो आपको दोनों साइड की दिख रही थी, इस वाले पिक में आपको दोनों साइड की दिख रही है, इधर भी दिख रहा है, ये लंबर का जा रहा है और इस तरफ भी दिख रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपको स्कॉलिसिस नजर आती हैं। ये देखो इस डायग्राम में तो प्रॉपर आपको दिख रहा है, देखो इसमें लंबर की भी है और थोरेसिक की भी है। थोरेसिक देखो राइट साइड जा रही है, लंबर लेफ्ट साइड जा रही है। और इस डायग्राम में देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको थोरेसिक की दिखेगी जो कि राइट साइड जा रही है। इसको प्रॉपर आप डेक्स्ट्रोस्कोलिसिस बोलेंगे। ठीक है, तो अभी हमने क्या क्या बातें क्लियर कर ली। अभी हमने आपको सीधे सीधे यही बोला कि हमने एक्सरे में देख लिया, डॉक्टर ये सारी बातें समझ ली। अब सर वो ठीक है, अब इसको एक्सरे में कैसे पहचानेंगे वो बात करते हैं। एक्सरे में कैसे पहचानोगे कि ये राइट साइड की है कि लेफ्ट साइड की है। तो ये हमारे पास क्या डायग्राम है, ये हमने देखो सिंपल सा रूल होता है, जिधर कॉन्वेक्सिटी बनती है, अगर ये इधर गया, अब इस डायग्राम में दो स्कॉलिसिस है हमारे पास। अब मैं कैसे बोलूंगा, ये आपके पास एक्सरे आ गया और इस तरीके से है, जैसे ये चलो हम एक्सरे उठा लो, अगर मैं आपको इसमें क्यों दिखाऊं, एक्सरे में दिखा देता हूँ सीधे। जैसे सपोज करो हम एक्सरे निकाल लेते हैं, इस स्कॉलिसिस का, एक सेकंड एक्सरे ही निकाल देता हूँ। ये देखो अब ये एक्सरे है हमारे पास। ठीक है, अब ये एक्सरे में देखो दिख रही है। अब कैसे पता करोगे सर ये थोरेसिक वाले में किस साइड की है, सिंपल सा रूल है। चलो ये वाला ज्यादा क्लियर दिख रहा है नहीं, हाँ अगर ये सिंपल सा रूल है, क्या आप कैसे बताओगे किस साइड की है, जिधर की साइड कॉन्वेक्सिटी बन रही है। कॉन्वेक्सिटी आपकी जिस साइड बन रही है, ये देखो ये ऐसे कर्वेचर गया, इधर ये क्या है, ये कॉन्केविटी है और ये होती है कॉन्वेक्सिटी। ठीक है, जिस साइड कॉन्वेक्सिटी बनती है उसी साइड की आप स्कॉलिसिस बोलते हैं। इस साइड में पेशेंट देखो, अब ये पेशेंट मालूम है, अब आप बोलोगे सर ये पेशेंट अगर आप देखोगे तो ये बताओ किस साइड की है, राइट की है लेफ्ट की है, ये राइट की है। पूछो कैसे, क्योंकि पेशेंट का ही फ्रंटल से, ये दिख रही कॉलर बोन, ये कॉलर बोन, तो कॉलर बोन पीछे से तो दिखेंगी नहीं, कॉलर बोन तो आगे से दिखेंगी। और सबसे बड़ी बात रिब दिख रही है आगे से, ये रिब दिख रही है, तो क्या है ये इस साइड का, अगर आप ऐसे देखोगे तो ये आपके राइट साइड वाली हुई, तो ये राइट साइड की स्कॉलिसिस है। एक्सरे में ये जरूर याद रखना, बेवकूफी बिल्कुल मत करना कि आप वो तरीके से स्कॉलिसिस सीख के बैठ गए हो, अच्छा सर ने तो बता दिया कॉन्वेक्सिटी कॉन्केविटी जिधर की होगी उधर का लगा दिया। ये देख लेना कि एक्सरे आगे से लिया है कि पीछे से लिया है, क्योंकि मैंने कहा था फ्रंटल प्लेन में ले सकते हैं एक्सरे, या चाहे आपके आगे से लेते हैं पीछे से। एक्सरे हमेशा जनरली आगे से लेते हैं, लेकिन जब आप पेशेंट को फिजिकली देखते हो नेकेड आई से, तब आप पेशेंट को बैक की तरफ से देखते हो, क्योंकि बैक में उसको अच्छे से क्लियर समझ आता है। लेकिन एक्सरे में हमेशा यही कोशिश करते हैं कि आगे से लेते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें ऑर्गन समझ आता है कि अगल बगल की चीजें कितनी डिस्टर्ब हो रही है, रिप कितनी अफेक्ट हो रही है। क्योंकि स्कॉलिसिस में अगर सबसे ज्यादा कोई थोरेसिक स्कॉलिसिस में सबसे ज्यादा कोई अफेक्ट होने वाला पार्ट होता है तो वो रिप्स होती है। रिप बहुत डिस्टर्बेंस, क्योंकि ये इस साइड गया तो इधर की रिप को कंप्रेस करेगा, इधर के स्ट्रक्चर को कंप्रेस, राइट साइड की स्कॉलिसिस है। तो सबसे पहले एक्सरे उठाओ तो ये देखो कि एक्सरे आगे का है कि पीछे का है। अगर पीछे का है तो आपकी और उसकी डायरेक्शन सेम हो जाएगी। लेकिन अगर ये सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ कि एक्सरे अगर उसने पीछे का है तो आपकी और उसकी डायरेक्शन सेम हो जाएगी, और अगर एक्सरे फ्रंट का है तो आपके जैसे कोई सामने खड़ा होता है ना, तो इस तरीके से डायरेक्शन आपकी और उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो ये डायरेक्शन अपने अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो आपकी लेफ्ट की, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए इसकी राइट की हो गई, तो ये राइट की स्कॉलिसिस है। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक चीज है। ये कैसी राइट की स्कॉलिसिस हो गई, कैसे पता करना है सर, जिधर कॉन्वेक्सिटी होती है उधर, सीधी सी बात है। ये सिर्फ और सिर्फ थोरेसिक की है, ये प्योर डेक्स्ट्रोस्कोलिसिस है। ठीक है, प्योर डेक्स्ट्रोस्कोलिसिस है। अब ये तो हो गई सर एक्सरे में बात, अब हम पेशेंट को वैसे कैसे देखेंगे। अब मैंने क्या बोला, सिंपल सा पेशेंट लो, ठीक है। अब पेशेंट में क्या करना है, जैसे ये पेशेंट पकड़ लो, ये वाला। अब पेशेंट में पकड़ने का मैंने क्या बोला कि उधर जिधर कॉन्वेक्सिटी बनती है, एक्सरे में क्या देख के आई थी, जिधर कॉन्वेक्सिटी बनेगी, यानी अब तुम बाहर से एक चीज हम बिल्कुल नोटिस कर सकते हैं कि जिधर की तरफ शिफ्ट हुआ था उधर की तरफ हम्प बनेगा। उधर की तरफ सर क्या बनेगा, सर उधर की तरफ हम्प बनेगा। हम्प क्यों बनेगा,
क्योंकि हमने एक्सरे वाले में देखो, एक्सरे में इधर में तुरंत यहीं पे स्कॉलर ये हमने डायग्राम देखा था, जिधर वो जा रही है ना इस तरफ, तो इस तरफ का पुश कर रहा है, तो इस साइड की क्या रिब को पुश करेगा, तो रिब बाहर की तरफ जाएंगी, तो बाहर में आपको क्या देखेगा, एक हम्प दिखेगा, निकला हुआ हिस्सा, क्या एकदम आपको कैसे दिखेगा, बाहर की तरफ पुश होता हुआ। देखो अगर मैं इस तरीके से बात करूं तो ये उठाओ, इधर की तरफ जा रहा है, तो इसने देखो ये वाला पोर्शन है, ये क्या दिख रहा है हमें, पुश होता हुआ दिख रहा है बाहर की तरफ। जब हम फिजिकली देखते तो हम पीछे की तरफ से देखते, देखो ये इधर हुआ, तो ये इसने क्या करा, ये वाले इसको इस वाले एरिया को पुश करा, तो यानी इधर आपको ये हम्प दिखेगा, ये हम्प दिख रहा है पीछे से, जिधर हम्प दिखता है उधर ही आपकी क्या होती है, स्कॉलोसिस होती है। और क्या सर, और बताइए, और क्या पहचान होगी, और ये पहचान होगी कि उधर का शोल्डर उठ जाएगा, शोल्डर ऊपर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इधर जब ये फोर्स लगाएगा तो उसका ऑटोमेटिक ये वाला जो एरिया है वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ गैप बन गया तो नीचे जाएगा, ये वाला एरिया ऊपर लगने की वजह से उठ जाएगा, तो उसका शोल्डर का कैसे होगा, ऊपर की तरफ। शोल्डर कैसे होगा, ऐसे, इस तरीके से, इस डायरेक्शन। वैसे तो नॉर्मली शोल्डर कैसे होता है, दोनों बराबर, मगर इस वाले केसेस में शोल्डर ऐसे होंगे, इधर इधर वाला जिधर साइड की स्कॉलोसिस होगी उधर की तरफ शोल्डर ऊंचा होगा, और जिधर की स्कॉलोसिस और दूसरी जो अपोजिट साइड है उधर की तरफ शोल्डर कैसे डाउनवर्ड होगा। ये चीज आपको नोटिस करनी है, ठीक है। और वहीं में अगर हम सर हिप की बात करें तो हिप में क्या होगा, बोले हिप में ऐसा होगा कि अगर हिप भी इन्वॉल्वमेंट में आ गया तो, अगर हिप इन्वॉल्वमेंट में, यानी हिप नहीं बोलूं पेल्विक बोलूं, अगर मैं पेल्विक बोलूं, हिप बोल रहा हूं, पेल्विक बोलूं तो सर पेल्विक में क्या होगा, बोले जिस साइड का पेल्विक होता है वो डाउनवर्ड में जाता है। ये देखो, ये प्रॉपर डायग्राम देखना, ये पेशेंट है, ये नॉर्मल है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। अब इसको राइट साइड की, अभी कौन सी राइट साइड की स्कॉलोसिस हुई, तो देखो उधर का जैसे ही हम इधर इधर हम इधर बना है, तो ये कौन सी है, राइट साइड की है, इधर का शोल्डर देखो ऑटोमेटिक ऊपर होता है। क्यों, क्योंकि आप खुद दिमाग लगा सकते हो कि सर इधर हम्प बनेगा तो इधर वाले स्ट्रक्चर्स क्या है, ऊपर की तरफ जाएंगे, क्योंकि इधर के स्ट्रक्चर्स को प्रेशर लगाएंगे तो वो स्ट्रक्चर बाहर की तरफ निकलेंगे, तो वो शोल्डर को ऑटोमेटिक ऊंचा कर लेगा, और उसके रिस्पेक्ट में जो ये नॉर्मल वाला है वो उसके रिस्पेक्ट में नीचे हो जाएगा, नीचे हुआ नहीं है, उसके रिस्पेक्ट में नीचे हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर हो गया तो ये ऑटोमेटिक ही नीचे हो जाएगा। सर उसके अगर 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 मान के चलो सर पेल्विक भी आ गया इन्वॉल्वमेंट में, फिर क्या करेंगे सब, पेल्विस कैसे देखेंगे, तो पेल्विस जिस साइड वाला है वो उधर साइड का पेल्विस है वो नीचे हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सर, क्योंकि आप दिमाग लगा लो, आप एक बार बिल्कुल बेसिक दिमाग लगाओ, ये मैं हूं, ठीक है। अब मैं इधर का शोल्डर उचका के चलूंगा, और मैं अगर इधर का हिप भी उचका लूंगा तो मैं ऐसे नहीं गिर जाऊंगा, दिमाग लगाओ, इधर का शोल्डर भी उचका है, मैं ये खड़ा हो गया, मैंने शोल्डर उचक गया, मेरा अगर हिप भी उचक जाएगा तो मैं इधर ही चला जाऊंगा, फिर फिर कैसे होगा, तो उधर का ऐसा होता है कि अगर मेरा इधर का शोल्डर उचकेगा तो पेशेंट मालूम क्या कैसे कर, मालूम कैसे कोशिश करेगा अपने आप, वो इधर शिफ्ट हो रहा है, कैसे बचाने की कोशिश करेगा, चलते टाइम इधर का उचका लेगा, इधर का एलो कुछ करेगा, इधर का हिप उचका लेगा। क्यों, क्योंकि वो अपने आप को कंपनसेट करने की कोशिश करेगा, अपने आप को बचाने की कोशिश करने के चक्कर में इधर का शोल्डर उचका है और इधर का हिप हो, तो इधर का क्या हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक इधर का जो हिप है उसके में क्या जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो बॉडी को कंपनसेट करना चाह रहा है। तो ये बहुत बड़ी, सबसे बड़ी पहचान है देखने की, क्या कि शोल्डर पे जिस साइड है उस साइड का शोल्डर उठ जाएगा और उस साइड का हिप नीचे चला जाएगा, अपोजिट वाले हिप में आ जाएगा। तो याद रखना, हिप के हम्प से, अब मैं बाहर से एक्सरे में तो देख नहीं रहा हूं, तो बाहर तो हिप ही बोलूंगा, पेल्विक तो बोलूंगा नहीं, तो इधर के हिप में अगर आपको ऊपर दिख रहा है तो ये हम्प नहीं देखना, आपको ये वाला हम्प देखना, ठीक है। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि पेशेंट को आप कैसे देखोगे। अभी मैंने आपको देखना सब कुछ प्रॉपर बता दिया, कैसे डेक्स्टर ना। अब मैंने आपको ये सारी चीजें क्लियर कर दी। अभी आपको हमने क्या क्या बात कर ली कि राइट साइड वाली है उसको डेक्स्ट्रोस्कोलिसिस बोलते हैं, लेफ्ट साइड वाली को ल्यूकोस्कोलिसिस बोलते हैं, राइट साइड वाली मोस्ट कॉमन होती है, ठीक है। और कैसे एक्सरे वैक्सरे और सब में देखोगे तो मैंने आपको कॉन्वेक्स वगैरह सब कुछ है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब हम चलते हैं अपने चैप्टर पे। स्कोलिसिस इज द साइड वे ऑफ द क्लासिफिकेशन। इसका दो टाइप में होता है, नॉन स्ट्रक्चरल और स्ट्रक्चरल। सर नॉन स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल का क्या मतलब, एक इसमें इतनी, एक खतरनाक होती है, एक सिंपल होती है। जो सिंपल है वो आपके हिस्से में आती है, फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट में जो खतरनाक होती है वो ऑपरेटिव में चली जाती है। इसको समझना कैसे समझोगे, देखो जो पहले बताता हूँ स्ट्रक्चरल वाली। स्ट्रक्चरल वाली होती है परमानेंट स्कोलिसिस,
जो बचपन से ही होती है, कोई ना कोई। और नॉन स्ट्रक्चर नाम में ही है, स्ट्रक्चर ही वैसा है, आपको स्ट्रक्चर बाय बर्थ ही वैसा मिला है, टेढ़ा ही स्ट्रक्चर मिला है। क्या रीजन रहेंगे आगे बात करेंगे, नाम में से याद कर लो कि स्ट्रक्चर मतलब आपको स्ट्रक्चर ही टेढ़ा मिला है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और नॉन स्ट्रक्चर मतलब क्या, कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से आपको स्कोलियोसिस डेवलप हो गई, क्या प्रॉब्लम है उनकी आगे बात करेंगे। तो ये वाले होते हैं टेम्परेरी, यानी नॉन स्ट्रक्चर्स मतलब टेम्परेरी, ये होते हैं परमानेंट। अब क्या होता है इनमें, सबसे बड़ा डिफरेंस आपको बताऊं क्या होता है, सबसे बड़ा डिफरेंस आपसे लोग पूछते हैं कि जो स्ट्रक्चरल वाली होती है उसमें देखो दोनों में साइड टिल्ट तो होना ही है। ये जो दो मेरी वर्टिब्रा है, ये मेरा एकदम अभी आइडियल फिगर कैसा है, बिल्कुल ये वर्टिब्रा एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल सीधी रखी होनी चाहिए, स्कोलियोसिस क्या टेढ़ी हो जाए तो स्कोलियोसिस हो गया। अब दोनों में टेढ़ी तो दोनों में ही होनी, तभी तो स्कोलियोसिस, स्ट्रक्चर या नॉन स्ट्रक्चर दोनों ही टेढ़ी होंगी। तो सर फिर स्ट्रक्चर में गड़बड़ क्या है, स्ट्रक्चर में गड़बड़ ही हो जाती है कि ये जो स्ट्रक्चर बनी है टेढ़े के साथ उसका एक रोटेशन भी हो जाता है, एक वर्टिब्रा दूसरी वर्टिब्रा के ऊपर घूम भी जाती है, साइड टिल्ट तो हुआ प्लस स्ट्रक्चर वाली रोटेट कर जाती है, इस तरीके से रोटेट कर जाती है दूसरे के ऊपर। तो सोचो वर्टिब्रा की क्या हालत हो रही होगी कि वो साइड टिल्ट तक तो ठीक है, रोटेट करने के बाद जो स्ट्रक्चर्स लगे हुए हैं स्पाइन अंदर दाज, सबकी क्या कंडीशन होने वाली है। ये स्ट्रक्चर वाला होता है क्योंकि ये बाय बर्थ है, ये बाय बर्थ है। अब इसमें सबसे, अब बताऊंगा कौन कौन से टाइप आते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी ये बेसिक डिफरेंस क्या मैंने बताया, एक टेम्परेरी एक परमानेंट। जो परमानेंट वाली है वो दोनों में साइड टिल्ट तो है लेकिन परमानेंट वाली रोटेट कर जाती है, वो इसलिए सीवियर है। क्यों सीवियर है, क्योंकि कोऑपरेशन करना पड़ता था, क्योंकि रोटेट, आप साइड टिल्ट तो फिर भी ठीक कर लोगे, साइड टिल्ट एक्सरसाइज करा के उन्हें ठीक कर लोगे, रोटेशन कैसे ठीक करोगे इंटरनली, बाहर एक्सरसाइज से रोटेशन ठीक कर लोगे क्या फिर, तो फिर वहां ऑपरेटिव काम आएगा, ठीक है। तो टू स्टेज, ये टेम्परेरी ये परमानेंट हो गई। इसमें क्या है, इसमें साइड टिल्ट के साथ रोटेशन भी, इसमें सिर्फ साइड टिल्ट, ठीक है। तो इन स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस द वर्टिब्रा इन एडिशनल टू साइड वे टिल्ट तो आर रोटेटेड, एडिशन टू साइड वे टिल्ट तो है मगर रोटेटेड भी है, रोटेट कर गए अलोंग देयर लॉन्ग एक्सिस। लॉन्ग एक्सिस कैसे, यही है ना, यही तो मैं बोल रहा हूँ, ये लॉन्ग एक्सिस है, ये आपकी लॉन्ग एक बैटी ऐसे एक वर्टिब्रा के ऊपर ऐसे वर्टिब्रा रखे हुए हैं साइड टिल्ट के साथ, एक रोटेट भी करती है, ठीक है। तो लॉन्ग एक्सिस और नॉन स्ट्रक्चर्स के साथ दे आर नॉट। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉन स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर। बेसिक डिफरेंस क्या है सर, एक परमानेंट, अभी पूरा क्लियर और डॉट डीप पढ़ेंगे लेकिन बेसिक अभी तक हमने इतने पढ़ा कि एक टेम्परेरी है सर, एक परमानेंट है। जो टेम्परेरी वाली है उसमें सिर्फ साइड टिल्ट हो रहा है, और जो वो वाली है सर उसमें रोटेशन भी हो रहा है, क्योंकि उसमें आपका पूरा का सर पूरा वो स्ट्रक्चरली वैसा बना हुआ है, वो अलग से नहीं हुई है। अब पहले हम पढ़ते कि नॉन स्ट्रक्चर स्कोलियोसिस क्या होती है, तो अभी हम बात कर रहे हैं इज अ मोबाइल और ट्रांजिएंट स्कोलियोसिस। तो मैंने बोला है कि ये टेम्परेरी है, तो वही पहली लाइन क्या है कि इट इज अ मोबाइल और ट्रांजिएंट स्कोलियोसिस। ये तीन, इसके तीन सब टाइप होते हैं, सब टाइप याद करते चलने हैं, ठीक है। देखो नॉन स्ट्रक्चरल वाली जनरली ठीक हो जाती है, हाँ जनरली ठीक हो जाती है, होती इसलिए है क्योंकि कोई ना कोई बॉडी में प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से ही हो जाती है। पहला होता है पोस्चरल स्कोलियोसिस, आपको मालूम है नियर अबाउट हम सब में थोड़ी बहुत तो स्कोलियोसिस है ही है। अभी आगे बताऊंगा कैसे, अभी एंगल पे बताऊंगा, नियर अबाउट 90% लोगों में तो स्कोलियोसिस है ही है। और जनरली, और वो सब छोड़ो, और सबसे बड़ी बात, जो एडोलसेंट गर्ल होती है ना नियर अबाउट 12-13 साल तक आती हैं, ड्यू टू उनकी जो मॉर्फोलॉजी होती है बॉडी बिल्ड की, उसकी वजह से 90% फीमेल्स में, मोर देन 90% फीमेल बोल रहा हूँ, गर्ल्स बोलो, एडोलसेंट गर्ल्स में 12 to 13 वाली उनको पोस्चरल स्कोलियोसिस होता ही होता है। और वो इतना माइल्ड होता है कि वो बिल्कुल नजर नहीं आता, बिल्कुल माइल्ड होता है। माइल्ड स्कोलियोसिस तो थोड़ा बहुत आज की डेट में सब में होगा, सब ये मोटा मोटा हो गया ना, मोटा खा के टेढ़े मेढ़े पोस्चर हो गए, तो माइल्ड स्कोलियोसिस तो सभी डेवलप करे हुए हैं, है ना। कब सीवियर होगा तो कैसे, डिग्री विग्री सब है, मैं आज सब एक्सप्लेन करूंगा आपको, ठीक है। भले टाइम लगेगा लेकिन एक भी चीज आज मैं आपको छोड़ूंगा नहीं कि आपको बाद में स्कोलियोसिस के अलग से पढ़ना पड़े। तो पोस्चरल स्कोलियोसिस क्या है, ये कॉमनेस्ट ऑफ्टन सीन इन एडोलसेंट गर्ल, ये 12-13 साल की लड़कियों में दिखता है। आपसे कोई पूछे सर क्यों दिखता है, इसलिए दिखता है क्योंकि उनकी बॉडी की मॉर्फोलॉजी उस टाइम पे उनका एडोलसेंट पीरियड होता है, यानी उनकी बॉडी मॉर्फोलॉजिकली बन रही होती है ना, बॉडी बोन्स ग्रोथ वगैरह, तो उस टाइम पे उनकी ड्यू टू स्ट्रक्चर, उनका स्ट्रक्चर मेल से अलग है ना, जो है ना सब बॉडी मॉर्फोलॉजी, उस वजह से उनमें डेवलप होती है, कल कर्व बहुत माइल्ड होता है। अब मुझे कोई बता, अब ये आप बताओगे एंड कॉन्वेक्सिटी यूजुअली टू द लेफ्ट,
अब जो अब कॉन्वेक्सिटी है वो यूजुअली लेफ्ट है, तो स्कोलिसिस किस साइड की होगी गर्ल्स को, लेफ्ट की कि राइट की? कॉन्वेक्सिटी अगर लेफ्ट साइड है तो जो स्कोलिसिस है वो होगी लेफ्ट साइड की। मैं तब से वही बात कर रहा हूँ कि कॉन्वेक्सिटी देखनी होती है, जिस साइड कॉन्वेक्सिटी होती है एक्सरे में, तब से कॉन्वेक्सिटी देख रहे हैं, कॉन्वेक्सिटी जितना है। तो अभी आप बोलोगे सर आप तो ऊपर बोल के आ रही थी कि राइट वाली स्कोलिसिस कॉमन होती है, और यहाँ लड़कियों में बोल रहे हो कि, तो सर ये सिर्फ और सिर्फ नॉन स्ट्रक्चर के अंदर पोस्चरल वाला पार्ट है, तो ये बिल्कुल माइल्ड होता है और ये ठीक हो जाती है। ये तो ड्यू टू उनके जो स्ट्रक्चर्स की वजह से यूजुअली उनमें लेफ्ट साइड दिखती है, मगर ये ओवरऑल नहीं है। इसको स्कोलिसिस में जनरली हम काउंट भी नहीं करते, क्योंकि ये पोस्चर स्कोलिसिस, थोड़ा बहुत पोस्चर में हर किसी के में प्रॉब्लम होती है। इनको हम अपनी कोई बीमारी या डिसीज या डिफेक्ट नहीं मान रहे हैं। हम जो स्कोलिसिस पढ़ रहे हैं वो डिफेक्टिबल पढ़ रहे हैं, जो बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट करे। ये कोई बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती, सब में होती है, ठीक हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है, बात खत्म। इसलिए हम इसको कॉमन में नहीं ले रहे हैं, इसलिए हम वहां हम नहीं बोलेंगे कि इसकी वजह से हम ये नहीं बोल देंगे लेफ्ट कॉमन है, ठीक है। तो आपसे ये बहुत बड़ा मालूम है, कॉन्ट्रा इंडिकेट क्वेश्चन करता है, इसलिए लोग पूछते हैं अच्छा बताना पोस्चरल स्कोलिसिस जो लड़कियों में होती है किस साइड की कॉमन होती है, तो सबको याद होता है अच्छा राइट साइड की थी ओवरऑल, तो ये भी राइट, ये लेफ्ट होती है। फिर बोलते हैं कि क्यों ओवरऑल राइट, इसको क्यों नहीं? क्योंकि ये सर माइल्ड है, इसको हम डिफेक्ट में काउंट नहीं करते। जो हम राइट साइड की बोल के आए वो डिफेक्ट स्कोलिसिस बोल के आए, जो बॉडी में पोस्चर में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, वो किस साइड की डेवलप होती है, वो राइट साइड की जनरली डेवलप होती है, ठीक है। तो curve is mild and convex usually to the left. Main feature is that curve state of bend forward. जैसे ही अगर वो आगे की तरफ झुकते हैं या कुछ भी करेंगे आपको पूरा कर्व सीधा दिखेगा, मतलब इतनी माइल्ड है कि जब वो चलेंगे तो थोड़ा बहुत आपको नजर आ सकती है, बाकी अगर वो सीधे खड़े होकर आगे की तरफ झुकेंगे तो आपको ऐसा लगता है कि कर्व बिल्कुल स्ट्रेट है, नजर ही नहीं आती, बिल्कुल इतनी माइल्ड होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं पोस्चरल स्कोलिसिस। दूसरी इसके अंदर, अब दूसरी कौन सा नॉन स्ट्रक्चर के अंदर, क्योंकि ये सारे के सारे बाय बर्थ नहीं है, ये पैदा होने के बाद हुए हैं, ये नॉन स्ट्रक्चरल है, ठीक है ना। तो इन सब आपने नॉन स्ट्रक्चर आपने जो हासिल करे हैं आपको मिले नहीं, स्ट्रक्चर वाले जो आपको मिलेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर पहला पोस्चरल हो गया, दूसरा कंपनसेटरी। कंपनसेटरी का मतलब क्या? अब मैं इसको आपको देखो, कंपनसेट अकर्स टू कंपनसेट अ पेल्विक टिल्ट। अब मैं आपको एक बहुत प्यारी बात यहां से समझा दूं सर जी, कि अगर स्कोलिसिस हो रही है तो पेल्विक टिल्ट हो सकता है, और पेल्विक टिल्ट हो रही है तो वो आपको स्कोलिसिस कर देगी। क्या बात बोल रहा हूँ कि दोनों 22%। स्कोलिसिस किसी और रीजन से हो गई तो वो आपका पेल्विक टिल्ट कर देगी आगे चल के, और अगर पेल्विक टिल्ट हो गया किसी भी रीजन से तो वो आपको स्कोलिसिस कर देगा। कैसे कर देगा, समझने की कोशिश करो। क्यों है? क्योंकि अगर जैसे ही मुझे इस साइड की स्कोलिसिस हुई तो जो इधर के स्ट्रक्चर्स हैं वो पेल्विक को खींच लेते हैं ऊपर की तरफ। क्यों? जो इधर वाले स्ट्रक्चर्स है वो टाइट होकर ऊपर गए। तो अब एक चीज बताओ, यहाँ पर अगर कोई रस्सी बांध दो, कोई रोप जो इसकी हाइट इतनी है, अगर मैं उसको ऊपर से खींच दूं तो नीचे वाला हिस्सा अगर वहीं लगा रहेगा तो टूट नहीं जाएगा, तो वो ऑटोमेटिक ऊपर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? इमेजिन करो, इसको खींचा तो ये ऑटोमेटिक। तो बस यही होता है, यही गेम है कि जैसे ही अगर मैं ये वाला, जब मुझे इधर की स्कोलिसिस होती है, जैसे ये तो हमने क्या बात करी कि अगर इधर रोप है, अगर इधर हम्प बनेगा, अगर इधर का शोल्डर ऊपर जाएगा जैसे, क्योंकि हम्प की वजह से वो सब, तो इधर की जो मसल्स है वो खींचेंगी। अगर ये बीच में एक रोप लगी है, इधर को ऊपर खींचूंगा तो ये वाली अगर इसी जगह पे फिक्स रही तो रोप टूट जाएगी। तो रोप अपने आप को बचाने के लिए क्या करेगी, ऊपर आएगी। सेम उसी तरीके से मसल्स, अब वो रोप आपकी मसल्स है, ठीक है। तो इस वजह से ऑटोमेटिक पेल्विक टिल्ट हो जाता है। अब इसका उल्टा कर दो सर, कि बोले पेल्विक, अगर पेल्विक किसी की वजह से रोटेट कर गया, पेल्विक सपोज एक साइड का नीचे चला गया, अब वो जैसे ही नीचे जाएगा तो वो अपने स्ट्रक्चर्स को नीचे खींचेगा। अब जो ऊपर वाले स्ट्रक्चर्स हैं अगर वो टाइट बने रहे, अपनी जगह पे रहे, तो वो टूट जाएंगे, तो वो भी नीचे आते, तो ऑटोमेटिक अपोजिट साइड की स्कोलिसिस डेवलप हो जाती है। अगर मुझे इस साइड का जैसे पेल्विक टिल्ट यहाँ खींचा, जैसे यहाँ खींचेंगे, यहाँ की मसल्स क्या है, मुझे नीचे खींचेंगी, जैसे मुझे नीचे खींचेंगे ये वाला ऑटोमेटिक हम ऊपर आ जाएगा। कैसे? अब बिल्कुल बेसिक करके समझो। मैं ये खड़ा हूं, मुझे डेवलप हुई इधर साइड की स्कोलिसिस, इधर के स्ट्रक्चर्स ऊपर की तरफ गए, ऊपर जैसे गए इधर की जो मसल्स थी वो टाइट होकर उन्होंने पेल्विक को खींच लिया, तो ऑटोमेटिक मेरा पेल्विक टिल्ट हो गया, ठीक है। तो कैसा हो गया मेरा पेल्विक, जैसे ये ऊपर गया है ना, अब इधर वाली कंपन का अब क्या करेगा पेशेंट, क्या करेगा, अपने आप को कंपनसेट करने की कोशिश करेगा, मैंने आपको बताया था। तो वो इस तरीके से ये वाले हिस्से को उठाएगा, उठाएगा कि नहीं उठाएगा, ये वाला अगर उसका इसका नहीं उठेगा तो वो इस साइड करेगा, और ये भी अगर उठ गया, अगर देखो रोप क्या करेगी, अपने आप को बचाने की कोशिश करेगी, तो ये वाला भी उसका क्या होगा, ऊपर जाएगा, और वो जैसे ही करेगा इधर गिर पड़ेगा। रोप अपने आप को बचाने की कोशिश करेगी ना, मसल्स अपने आप को बचाने की कोशिश करेगी, वो ऐसे उठेगा और वैसे करके ऐसे ही चला जाएगा। तो फिर क्या करेगा, पेशेंट अपने आप को बचाएगा। पेशेंट बचाने के लिए क्या करेगा, वो जैसे ही करेगा पेशेंट इधर वाला अपने आप को इस स्ट्रक्चर्स को ऐसे करेगा इस तरीके से, तो ये वाली शोल्डर ऐसे उठेगा और ये वाला हम्प इधर उठ जाएगा,
ये अपने आप पेशेंट इस तरीके से रहेगा। और सेम इसका उल्टा कर दो, जब पेल्विक टिल्ट अगर सपोज करो किसी भी रीजन से इधर का पेल्विक हो गया, मान चलो यहाँ की मसल से वीक पड़ गई और यहाँ की मसल चली गई नीचे, यहाँ की मसल से जैसे ही नीचे गई तो क्या होगा, इधर वाला हिस्सा उठेगा, तो उसके रिस्पेक्ट में स्कोलियोसिस आपके डेवलप हो जाएगी, क्योंकि सारे जो स्ट्रक्चर्स है वो एक दूसरे से बने हुए हैं। तो पेल्विक की कोई भी प्रॉब्लम हो, जो लोगों का लिम्ब शॉर्टनिंग यानी एक पैर छोटा होता है, या हिप में कोई प्रॉब्लम होगी, या फिर इवन आप तो इतनी छोटी सी चीज बता रहा हूँ कि किसी के टीक या टोटल नी रिप्लेसमेंट या पैरों में या कोई भी कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हुई, तो उसकी वजह से भी वो क्या स्कोलियोसिस डेवलप कर लेते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए। जैसे उनका अब जैसे ओल्डर एज में अब 1 साल से उनके घुटनों में दर्द हो रहा है, तो वे क्या करेंगे, आप अपना पूरा एक साइड झुक झुक के चलेंगे, जिधर दर्द हो रहा है उधर झुक के चलेंगे, तो झुकने की वजह से उधर का पेल्विक नीचे की तरफ चला जाएगा, तो ऊपर का पेल्विक दूसरे साइड का पेल्विक अपोजिट साइड का ऊपर उठ जाएगा। ऊपर उठेगा तो वो ऑलरेडी आपकी जाके सारी मसल्स को खींच के आपको स्कोलियोसिस डेवलप करा देगा। सिंपल सा एक मैंने जो फंडा बताया बस वो याद रखना है कि ये अगर स्कोलियोसिस आपको इधर साइड की हुई राइट की, तो इधर का शोल्डर है वो ऊपर जाएगा, इधर का शोल्डर आपको देखो अब इमेज भी दिखाई थी ऊपर जाएगा, और इधर का पेल्विक कहां जाएगा, नीचे जाए, देखो ये देखो, हाँ ये देखो, ठीक है, इस तरीके से इधर का पेल्विक कहां जाएगा, नीचे जाएगा। क्यों नीचे जाएगा, क्योंकि वो पेशेंट अपने आप को इधर का उधर का हिस्सा उठा के चलने की कोशिश करेगा, तो इधर का पेल्विक ड्रॉप हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा फंडा याद रखना है, लेकिन आप इतने पेल्विक रीजन से नहीं पहचान पाओगे। जब आप पेल्विक से पहचानने की कोशिश करोगे ना स्कोलियोसिस किस साइड के, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाओगे कि पेल्विक है ना, जो ये जो पेल्विक टिल्ट होता है ना वो इतना क्लियरली शो नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पे मसल बल्क बहुत होता है, फैट बहुत होता है, बहुत कंफ्यूजिंग क्रिएट हो जाएगा। अभी आपको जब समझ भी रहोगे तब भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग क्रिएट कर देता है, क्योंकि यहाँ के स्ट्रक्चर्स बहुत होते हैं। क्लियरली अगर देखना है तो हमेशा शोल्डर को देखो, शोल्डर दिमाग में इमेजिन बना के देख लो कि जिधर का शोल्डर उठ रहा है उधर साइड की स्कोलियोसिस है, ठीक है, उधर साइड की